नीचे बच्चे खेल रहे हैं और उनकी आवाज़ शायद आपको सुनाई देगी, पर अब बच्चे नहीं खेलेंगे तो और कौन खेलेगा? उनको तो हम रोक नहीं सकते, तो उस आवाज़ के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है केतकी चितय और स्वागत है आपका लेट्स टॉक पे। तो आज का एक मुद्दा ये है कि क्या हम सच में राम राज्य में रहते हैं? लाइक सीरियसली? हाँ, हमारे राम लल्ला जी को उनका घर वापस मिल गया। लेकिन क्या हमारी जुडिशरी, न्याय व्यवस्था सबके लिए एक जैसी है? हमारी जुडिशरी ना खुद में इतनी कंफ्यूज है कि कभी कभी लगता है यार इनको साइकोलॉजिस्ट के पास भेजो। लाइक सीरियसली, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपी, काउंसलिंग, साइकाइट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि आप यदि खुद में इतनी कंफ्यूज्ड हो तो आपको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत होती है। एंड मेरे ख्याल से अपनी जुडिशरी खुद में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। ये मैं क्यों कह रही हूँ? अंत तक वीडियो ज़रूर देखना। हाँ जी, मैंने सबके नाम लिए हैं, लेकिन उससे पहले एक कविता भी सुनिए जो कि मैंने खुद लिखी है, और उसके बाद हम वीडियो शुरू करेंगे। ओके? कविता का शीर्षक है नेताओं के जमूरे। लेखिका केतकी चितय। सुनो सुनो मेरे देशवासियों, हमारे न्याय व्यवस्था की कहानी सुनो। नाचो झमुरो नाचो, बोले बंदरों से खानी नेते। लालची बंदरों ने पूछा, इसमें हमारा फायदा कैसे? खूब मिलेगा फेम और पैसा, यह नालायक नेते बोले। स्वार्थी बंदरों ने पूछा, अगर फंस गए दलदल में तो बाहर कैसे निकले? टेंशन ना लो, खानग्रेसियों ने कहा, हम हैं ना तुम्हारा बचाव करने। भागो तुम पेरिस, यूएसए, कनाडा या फिर तमिलनाडु में। घर को लगा दो ताला और चिल्लाओ अलग शहर से। भगौड़े बंदरों ने पूछा, पक्का बचेंगे ना ऐसा व्यवहार करके? यह सुनकर हंसने लगे सारे नेते। यह सुनकर हंसने लगे सारे नेते और बोले, 75 सालों में एक बाल बाका ना कर पाए। सरकार भलाई हमारी ना हो, पर सिस्टम तो आज भी हम ही है ना। क्या कुछ समझे? अलग कोर्ट में याचिका डालो और बजाओ तुम नगाड़े। किसको व्यक्ति स्वातंत्र मिलेगा और कौन बनेगा कैदी, यह हम तय करते हैं। ज्यादा सवाल ना कर पालतू निवासी। अब आगे क्या हुआ ये आप सोच रहे होंगे, करेक्ट? आगे क्या होना था वही हुआ जो होना है हमेशा की तरह। झमूरे बंदर गरजे बातें एफओएस और एफओई की हाथ में लिए संविधान की एक छोटी सी लाल प्रतिलिपि। परंतु तुरुंगवास के एकांत में दिन काटने वाली निकली चितयांची केतकी। कविता तो आपने सुन ली, तो अब वीडियो शुरू करें।
एक एक मुद्दा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला मुद्दा, ये 28 मार्च की रूलिंग है, 28 मार्च 2025 की, जिसमें एक केस दर्ज हुई थी गुजरात में। एफआईआर लिखा गया था अगेंस्ट कांग्रेस राज्यसभा एमपी इमरान प्रताप गहरी। इनके अगेंस्ट गुजरात में एक एफआईआर लिखा गया था क्योंकि इन्होंने एक बड़ी घृणास्पद कविता या गाना कुछ तो रचा था या गाया था या एक्सप्रेस किया था। तो सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा, उसमें कौन था? जस्टिस अभय एस ओका, या आई डोंट नो, ओ के ए ऐसा उनका नाम है, तो आई डोंट नो उनका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है, सॉरी फॉर दैट। और जस्टिस उज्जवल भुयान। इन्होंने 28 मार्च 2025 को ये एफआईआर, ये जो केस है, वो क्वॉश कर दी, यानी कि खारिज कर दी, डिसमिस कर दी, ये कह के कि गुजरात पुलिस कुछ ज़्यादा ही ओवर ज़ीलियस, यानी कि ज़्यादा ही ये थी, एक्साइटेड थी। तो ऐसी एक्साइटमेंट नहीं रखनी चाहिए पुलिस ने, ऐसे कह के एफआईआर डिसमिस हो गई। अब आगे हम जानते हैं चंद कलम सेक्शंस जो हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके बारे में मैं ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगी, लेकिन ऊपर ऊपर ही सही उसके मीनिंग्स बताती हूँ मैं आपको। आर्टिकल 19(1) आपको पता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत आता है मॉडेस्टी और डेफेमेशन किसी की अगर यदि हो रही हो तो, ओके। आर्टिकल 21 जो है वो फंडामेंटल राइट्स टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में कहता है। अभी आर्टिकल 21 में क्या क्या आता है? इसमें आता है राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड एंड राइट टू फेयर ट्रायल एंड लीगल रिप्रेजेंटेशन। ओके। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था, ये जानते हैं। इस बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट बेंच ने, मैंने जस्टिसों का ऑलरेडी नाम लिया है, तो उनका ये कहना था कि स्पीच मस्ट बी रीजनेबल नॉट फैंसीफुल, एंड आर्टिकल 19(2) cannot overshadow आर्टिकल 19(1), यानी कि जो भी आप बातें करते हैं वो लॉजिकल होनी चाहिए, वो अर्थपूर्ण होनी चाहिए और ना कि काल्पनिक होनी चाहिए। और हमें ये देखना है कि आर्टिकल 19(2) ने आर्टिकल 19(1) जो है उसके ऊपर हावी ना हो, ये कोर्ट ने देखना चाहिए। आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये भी कहते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू लीड अ डिग्निफाइड लाइफ विदाउट freedom of expression of thoughts and views, that is article 21। यानी कि यदि एक व्यक्ति को डिग्निफाइड यानी कि रिस्पेक्टफुल जीवन जीना है, वो नहीं जी सकता यदि उससे आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं वही उससे छीनी जाए।
यानी कि फंडामेंटल राइट जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सोच, उनके व्यूज, ख्यालात, यही यदि हम छीन ले किसी इंसान से, तो वो इंसान एक रिस्पेक्टफुल लाइफ नहीं जी सकता। आगे और एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही, उन्होंने ये कहा उस बेंच में कि even if a large number of persons dislike the views expressed by another, the right of person to express views must be respected and protected. इसका मतलब क्या होता है? यदि अनेक संख्या में कोई लोग हैं, अनेक लोगों को यदि एक इंसान के जो भी व्यूज है, जो भी ख्यालात है, जो उसने एक्सप्रेस किए हैं, जो बताए हैं, कहे हैं, बोले गए हैं, यदि वो पसंद ना आए तो भी उस व्यक्ति का जो अधिकार है खुद के व्यूज को, खुद के ख्यालातों को बताने का, लोगों तक पहुंचाने का, वो ख्यालों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और उस व्यक्ति को, उस ख्यालातों को प्रोटेक्ट भी, सुरक्षित भी रखना चाहिए। भले बाकी किसी को, वो असंख्य लोगों को वो भले पसंद ना आए, तब भी। आगे बेंच ने ये कहा, protecting citizens' fundamental rights is the court's duty, particularly when it comes to freedom of speech and expression. यानी कि एक जो भी नागरिक है, उसकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कोर्ट की ड्यूटी है उसे पर्टिकुलरली, मतलब स्पेशली फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करना, इनको सुरक्षित रखना, ये न्यायालय, कोर्ट की ड्यूटी है। आगे तो बड़ी मजाकिया बात की है कोर्ट ने। उन्होंने ये भी कहा है कि लिटरेचर इंक्लूडिंग poetry, drama, films, stand-up comedy, satire and art make the life of human beings more meaningful. इसका मतलब क्या होता है? लिटरेचर यानी कि कोई भी वाणी, भाषा, जिसमें कोई भी कविता हो, नाटक हो, सिनेमा हो, स्टैंड अप कॉमेडी भी हो, सटायर यानी कि व्यंग्यात्मक कुछ हो, या फिर कला हो, ये एक इंसान के जीवन को और ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, अर्थपूर्ण बनाता है। इसलिए इनका पालन भी करना चाहिए, इनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के ही अंतर्गत आता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि जुडिशियल सिस्टम, हमारी जो न्याय व्यवस्था है, प्रणाली है, वो खुद में इतनी कंफ्यूज्ड है कि उनको थेरेपी की ज़रूरत है, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। रिमेंबर, ये मैंने क्यों कहा था? क्योंकि मैंने एक कविता कॉपी पेस्ट की 13 मई 2022 में। उसके अगेंस्ट मुझ पे 22 FIR और 4 NC लगे हैं पूरे महाराष्ट्र में। कलम क्या क्या है, कौन कौन से सेक्शंस मेरे अगेंस्ट है, ये सुनते हैं। एक एक सेक्शंस करके जाते हैं, ठीक है?
सबसे पहले मुझ पे लगाया गया 66A ऑफ द IT एक्ट, जो कि खारिज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ही उसे डीबार किया है, स्क्रैप किया है, यानी कि हमारे कायदे कानून की जो किताब है उसमें से निकाल दिया है। और वो कब निकाला? 2015 में। वो कलम भी मेरे अगेंस्ट लगाया। और वो कलम कब हटाया इन लोगों ने? मुझे अरेस्ट करने के 3 या 4 दिन बाद हटाया। सोचो, तभी मैजिस्ट्रेट क्या कर रही थी? मैजिस्ट्रेट को पता नहीं चला कि वो कलम खारिज हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। मेरे अगेंस्ट है कलम 100, अंग्रेजी में बोलो तो अच्छा है, सेक्शन 153A। अब सेक्शन 153A इसका मतलब क्या है कि 2 गट जो है इनके बीच में जानबूझ के कोई एनिमिटी यानी कि दुश्मनी पैदा करना। अब मैंने कौन से 2 ग्रुप्स के बीच में दुश्मनी पैदा की थी? एक कविता कॉपी पेस्ट करके। ये जब सवाल मैंने पुलिस को पूछा जिन्होंने मुझे अरेस्ट किया, तब उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि मैंने कांग्रेस यानी कि एनसीपी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में दुश्मनी पैदा की है। भाई, ये दोनों एक साथ कब थे? और क्या मैं इतनी बड़ी हूँ, इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज जो मेरे कांग्रेस और बीजेपी इतने लाइक नेशनल पार्टीज है, उनके बीच में दुश्मनी पैदा कर सको? क्या मैं इतनी बड़ी व्यक्ति हूँ? सीरियसली? लेकिन ये कलम मेरे अगेंस्ट है। आगे का कलम है कलम नंबर 500। नाउ सेक्शन 500 आईपीसी का डेफेमेशन के बारे में बात करता है, यानी कि किसी के अगेंस्ट यदि आप डेफेमेशन कर रहे हैं, किसी को डिफेम कर रहे हैं, तो उनका नाम खराब कर रहे हैं, तो मेरे कविता में तो किसी का नाम नहीं था। जैसे कुणाल कामरा भी कह रहा है ना कि उसके गाने में तो किसी का नाम नहीं था, इसलिए तो उसको 7 अप्रैल तक मद्रास हाई कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दी, या राइट, एंटिसिपेटरी बेल दे दी, राइट। मेरी कविता भी नहीं थी, कॉपी पेस्टेड कविता में किसका नाम था? किसी का भी तो नहीं। फिर भी मैं अरेस्ट हो गई। मुझे फंडामेंटल राइट्स नहीं है। आगे का कलम सेक्शन 501 501 प्रिंटिंग और एनग्रेविंग मैटर्स दैट आर डिफेमेटरी बाय नेचर, यानी कि ऐसी कुछ चीज़ें आप प्रिंट कर रहे, छाप रहे हैं या फिर लिख रहे हैं जिससे किसी का रेप्यूटेशन, इज्जत, व्हाटएवर, नाम खराब हो जाए। करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्टैंड अप कॉमेडी अलाउड है, लेकिन जो व्यंग्यात्मक कविता मैंने कॉपी पेस्ट की वो अलाउड नहीं है। करेक्ट। ये कैसे मैं भूल सकती हूँ? लाइक हाउ स्टूपिड ऑफ मी, राइट। उन्होंने लिखने के बारे में कुछ नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि कविता, पोएट्री कहाँ है? ये पोएट्री लिखना या पढ़ना, इसके बारे में नहीं कहा। पोएट्री, ड्रामा, नाटक तो मैंने रचा नहीं, सिनेमा में कोई ये था नहीं, स्टैंड अप कॉमेडी मैंने की नहीं,
व्यंग्यात्मक भी हो तो भी व्यंग्यात्मक, सटायर भी हो तो भी लिख प्रिंट किया गया, राइट? ऑनलाइन ही सही, इट वाज प्रिंटेड, एनग्रेव्ड, लिखा गया था, कॉपी पेस्ट ही भले। तो कला, ऐसा तो कुछ मैंने परफॉर्म नहीं किया, राइट? यदि परफॉर्म करती तो शायद मेरे लिए भी FOE और FOS की बातें होती। कैसे भूल सकती हूँ? हाँ, स्टूपिड ऑफ मी। आगे का कलम, सेक्शन 504, कलम नंबर 504 IPC यानी कि इंडियन पुलिस कोड। उसमें क्या आता है कि जानबूझकर जो पब्लिक है उनकी शांतता भंग करना, ये है कलम 504। एक कॉपी पेस्ट कविता से पूरी पब्लिक की शांतता भंग हो गई, वो भी 12 घंटों के अंदर। यानी कि मैंने शाम को अराउंड 7:30 पौने 8 बजे, मुझे चेक करना होगा, वहाँ पे टाइम स्टैम्प तो होगा फेसबुक पे, तो उस टाइम पे मैंने कविता कॉपी पेस्ट की और रात को, मतलब उसी दिन अराउंड 14 मई सुबह 12 साढ़े 12 बजे कुछ तो पहला FIR दर्ज होता है। यानी कि 12 घंटे छोड़ो, चंद घंटों में पहला FIR दर्ज होता है। इतने जल्दी पूरे पब्लिक की शांतता भंग हो गई। भाई यहाँ पे मतलब जल रहे हैं शहर, और मेरी कविता ने क्या किया है ऐसा? मेरी कविता नहीं, कॉपी पेस्टेड कविता। आगे का कलम, IPC 505 पब्लिक मिस्चिफ, जानबूझ के पब्लिक की छेड़खानी करना। पब्लिक की छेड़खानी कब की मैंने? पर ऐसे काफी सवाल हैं जिनके जवाब ना मेरे पास है, और पुलिसों को तो रहने ही दीजिए। आगे का कलम काफी इंटरेस्टिंग है। ओके, 506(1) और 506 भी, कई जगह 506 भी दर्ज किया गया है। ये एक क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी कि किसी को थ्रेट्स देना, किसी के ऊपर किसी को धमकाना, क्रिमिनल, सिविल नहीं, क्रिमिनल, धमकाना, जिससे किसी को किसी का नुकसान हो या फिर किसी को चोट पहुंचे, हार्म द पर्सन, यानी कि जिसको चोट पहुंचे किसी इंसान को। अब एक बात बताती हूँ, इंटिमिडेशन तो मुझे हुआ था, राइट? बलात्कार की धमकियां और मार डालने की धमकियां तो मुझे मिल रही थी, राइट? राष्ट्रवादी महिला गुंडे जो हैं, उन्होंने तो खुद साफ कहा था कि हम तो कल से, यानी कि 13 मई से वो लोग मेरा अपेरेंटली घर ढूंढ रहे थे। खुद कहा है उन्होंने, आपको ऑनलाइन मिल भी जाएंगे उनके वीडियोस, क्योंकि वो मुझे मारना चाहते थे और उन्होंने मुझे मारा भी, वो भी पुलिस स्टेशन के अंदर, जो कि खुद एक क्राइम है। पुलिस स्टेशन के अंदर मुझे मारा गया, मेरी राइट ब्रेस्ट दबोची गई, विनय भंग हुआ है, मेरा विनय भंग हुआ है, राइट ब्रेस्ट मेरी दबोची गई। हार्म रेप्यूटेशन, मेरा रेप्यूटेशन बर्बाद तो हो चुका, क्योंकि मैंने तुरुंगवास जो ये किया है, मैं तो अभी भी अंडर ट्रायल क्रिमिनल हूं ना। मेरा यदि आप नंबर देखना चाहे तो 1 मिनट,
ये स्लीव ऊपर नहीं जा रही है, बट टैटू है मेरे हाथ पे, करवा के लिया है मैंने ताकि मैं भूलूं नहीं लाइफ लॉन्ग। 186 अंडर ट्रायल नंबर 186, थाना मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। रेपुटेशन तो बर्बाद हो गया मेरा। हार्म प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी को तो नुकसान हुआ ही ना। जब मेरा घर सर्च करने आए थे, तलाशी लेने आए थे, तब उन्होंने कहीं पर भी पैर रखा जिसकी वजह से घर की जो चीज़ें थी वो टूट गई। और उतना ही नहीं, मुझे मेरे गैजेट्स के साथ पकड़ा गया। करेक्ट, गैजेट्स के साथ जब मुझे पकड़ा गया, मेरे फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स, मेरा लैपटॉप, उनको तो हानि पहुंची है। अब उनको हानि कैसे पहुंची ये मैं बताती हूँ आपको। मेरे गैजेट्स और मेरा लैपटॉप, जो कि मेरी प्रॉपर्टी कहलाई जाती है लीगल टर्म्स में, ओके, उनको हानि कैसे पहुंची है? वो पड़े हैं बांद्रा में। किसी तो इसके अंदर जो साइबर सेल के जहाँ पे गैजेट्स पड़े रहते हैं, जिनकी इंक्वायरी होनी रहती है, जांच पड़ताल के लिए साइबर यूनिट के पास जाते हैं, वहाँ पे पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि जब पुलिस ने जानकारी की, साइबर सेल व्हाटएवर, उन्होंने छानबीन की, तब उसमें उनको कोई ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें नहीं मिली। तो उन्होंने मैजिस्ट्रेट से कहा कि हमारी जांच पड़ताल ख़त्म हो गई है, ये गैजेट्स के तकीचतय के हैं, उसे उसके गैजेट्स, उसकी प्रॉपर्टी वापस कर दी जाए, ये पुलिस ने कहा। न्यायालय, ऑब्वियसली कोर्ट ने मुझे पूछा कि ये आपकी प्रॉपर्टी है क्या? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे घर से उठा के लेके गए हैं। पुलिस हमेशा रिकॉर्ड करती है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है कि हाँ घर से उठा के लेके गए, ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, पंचनामा होता है, हुआ है ना प्रूफ कि ये मेरी गैजेट से मेरी घर से उठा के लेके गए हैं? ना जी ना। लेकिन मैजिस्ट्रेट का कहना है कि ये मेरे प्रॉपर्टी ही नहीं है, ये मेरे गैजेट्स ही नहीं है। माने कि पुलिस कह रही है कि ये मेरे गैजेट्स हैं, मैं कह रही हूँ ये मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन मैजिस्ट्रेट का कहना है कि वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। और यदि वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर मुझे अंदर क्यों डाला? कौन से? यदि मेरी वो प्रॉपर्टी ही नहीं है, इसका मतलब मेरे पास कोई गैजेट्स नहीं थे, तो फिर अपलोड कैसे हुआ? तो फिर आपने मुझे अंदर कैसे डाला? किस हिसाब से डाला? किस मुद्दे पे डाला? ये सवाल खड़ा नहीं होता। आगे का कलम तो इससे ज्यादा मजाकिया है। आर्टिकल 34 आईपीसी का, ये इस आर्टिकल के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं कि यदि अनेक व्यक्ति एक ही चीज़ के लिए कुछ, मतलब एक ही इंटेंशन से, एक ही ख्याल से, एक ही विषय लेके, एक ही मुद्दे के अनुषंग को लेके यदि कुछ चीज़ करती हैं, यानी कि जैसे दंगल फसाद हो, अनेक व्यक्ति थे ना, अभी महाराष्ट्र में हुआ 17 तारीख को, 17 मार्च को, अनेक व्यक्तियां थी, एक ही इंटेंशन था। तो ऐसा जब होता है तब ये आर्टिकल उन व्यक्तियों को लगता है और वो सारी व्यक्तियां इस सेक्शन के अंतर्गत पकड़ी जाती हैं। मैं तो अकेली व्यक्ति थी, तो अनेक व्यक्तियां कहां से आई? तो ये आर्टिकल, ये सेक्शन मेरे अगेंस्ट कैसे लगाया गया है ना मजाकिया बात। तो चलो अब और एक मजाकिया बात करते हैं। तो
आप यदि थोड़ा पीछे जाएँगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने आर्टिकल 21 जो है, सेक्शन 21 आर्टिकल 21 हमारे संविधान के हिसाब से तो उसमें क्या-क्या आता है, उसके अंतर्गत क्या-क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। लेकिन जब मुझे पकड़ा गया, वो भी अनलॉफुल, अभी मतलब अरेस्ट वारंट नहीं था इनके पास, बिना अरेस्ट वारंट के मुझे घर से उठाया गया, करेक्ट? तो मुझे राइट टू प्राइवेसी नहीं थी। मुझे राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट का कोई राइट नहीं है, क्योंकि मुझ पे ये निगरानी रखे थे। और जब मैं पुलिस के पास जाती हूँ, जब कभी जाती हूँ कि मुझे स्टॉक किया जा रहा है, मुझ पे निगरानी रखी जा रही है, मैं जब भी कभी पुलिस थाने पूरे के पूरे कागज लेके, एविडेंस प्रूफ लेके जाती हूँ फोटोग्राफ्स के साथ, तब मुझे पुलिस उल्टा क्या पूछती है कि वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना मैडम, रास्ते पे आप चल रही हो तो वो भी तो वहीं पे चल रहे होंगे, आपका पीछा कर रहे, ये कैसे आप कह सकती हैं? आप होटल में खाना खाने गई, उनको भी लगा होगा उसी होटल में जाके खाना खाए, तो ये स्टॉकिंग कैसे हुई? यदि वापस ये इंसान दिखे तो जरूर मुझे बताना, मैं खुद आके इसको पकड़ूंगी। वापस जाके बताए तो कहेंगे लेकिन मैडम ये तो रास्ते पे थे, ये वही कहीं रहते होंगे, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, इसका दावा आप, ये जो दावा आप कर रही हो, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या आपने उन्हें जाके पूछा है कि आप मुझे स्टॉक कर रहे हैं कि नहीं? हाँ भाई, खूनी को जाके पूछेंगे ना कि भाई तू मेरा खून करने वाला है कि नहीं, बलात्कारी को जाके पूछेंगे ना कि भाई तू मेरा बलात्कार करने वाला है कि नहीं, और वो सही जवाब देने वाले हैं, राइट? कि भाई तू मेरा पीछा कर रहा है कि नहीं, तो वो मुझे बताएगा ना कि हाँ मुझे पैसे दिए गए हैं आपका पीछा करने के लिए, यही जवाब देंगे ना। मेरे अगेंस्ट जो भी 22 केसेस लगे पड़े हैं, क्योंकि मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच नहीं है, इसीलिए मैं केवल बेल पे बाहर हूँ, और ये बेल भी तभी की जो सरकार थी, यानी कि तभी मांझी जिसे हम कहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव राव ठाकरे जी, वो थे तभी के मुख्यमंत्री, तो उनकी सरकार थी। उस सरकार ने जो मुझे अंदर भेजा, तब तो कोई उस सरकार के दौरान तो ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं थी। तो इसकी वजह से मैं बेल पे बाहर हूँ, जिसकी वजह से आर्टिकल 21, जिसके बारे में पहले भी कहा, जिसके अंतर्गत राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, ये राइट मुझे नहीं है, क्योंकि मैं बेल पे बाहर हूँ। और जो लोग बेल पे बाहर होते हैं, उनको ये पुलिस थाने जाके बताना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है इन डिटेल कि अब्रॉड जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कितने दिनों तक जा रहे हैं, कब वापस आएंगे, कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं, सारी की सारी जानकारी उन्हें देनी पड़ती है, ताकि आप फ्लाइट रिस्क पे हो, आप भागने वाले हो, ऐसा पुलिस को ना लगे, इसलिए, यानी कि आपकी बेल यदि उन्हें कैंसिल करनी हो, तो आपको दोबारा पकड़ना हो तो वो पकड़ पाए। इसलिए मुझे कोई राइट नहीं है अब्रॉड जाने का। अब्रॉड छोड़िए, किसी दूसरे राष्ट्र में भी जाना हो तो भी मुझे पुलिस को बता के जाना पड़ता है कि मैं महाराष्ट्र से बाहर जा रही हूँ। ओके मैडम जी, आपका नंबर तो हमारे पास है, कांटेक्ट किया तो वो दूसरे वाले पकड़ लेंगे। तलवार टंग रही है मेरे सर के ऊपर, गर्दन के पास रखी हुई है, गर्दन हल्की सी भी हिलाओ,
लास्ट का जो मुद्दा आर्टिकल 21 के हिसाब से जो है वो है राइट टू फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल यानी कि आपके बारे में जो भी ट्रायल होगा, आपको जो कोर्ट में खड़ा किया जाता है, तब आपको अधिकार मिलेगा कि न्याय मिले बिना किसी जजमेंट के पूर्वग्रह रख के आपके खिलाफ कोई बातें नहीं की जाएगी। 14 को मुझे अरेस्ट किया गया, 15 को छुट्टी थी, फिर भी हॉलिडे कोर्ट लगाया गया। तभी जो जज बैठी थी सामने, उनके अगेंस्ट तो हमने ये भी किया है, कंप्लेंट भी जारी की है हाई कोर्ट में कि उन्होंने तभी पूछा आप कौन हो। वो तो एक मतलब खाली बिठाना है कोर्ट नाम के वास्ते इसलिए बिठाया गया था, क्योंकि उन्होंने मुझे तो कोई फ्रीडम ऑफ राइट एंड एक्सप्रेशन, जब ऐसे तो कुछ था नहीं, तो उन्होंने मुझे सीधे मुंह, ट्रायल की शुरुआत भी नहीं हुई थी, हालांकि मेरा ट्रायल अभी भी शुरू नहीं हुआ है, फेयर ट्रायल एंड ऑल दैट अभी भी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि हाई कोर्ट मुझे तारीख ही नहीं दे रहा है, तो ट्रायल कैसे होगा, राइट? आर्ग्यूमेंट शुरू होने के लिए, ट्रायल शुरू होने के लिए तारीख मिलनी चाहिए ना, वो तारीख ही नहीं मिल रही है। मेरी बेल 6 से 7 बार कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि मुझे वो चाहते थे कि मैं मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में सड़ती रहूं। इसलिए जब मुझे 14 तारीख को गिरफ्तार किया गया सन 22 में 2022 में, तब 15 मई को ये बताया गया, ये जजमेंट पास किया उस मैजिस्ट्रेट ने बिना किसी ट्रायल के, जजमेंट पास किया गया कि आई हैव कमिटेड अ ग्रेव क्राइम। ग्रेव क्राइम यानी कि बहुत ही ज़्यादा, बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा घिनौना, आप जितना सोच सकते हैं उतना सीरियस क्राइम मैंने किया है। ये जजमेंट पास कर दी गई, तो मुझे मेरे टाइम कोई आर्टिकल 21 नहीं था। तब सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था पता नहीं, मेरे लिए आर्टिकल 21 नहीं था। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे बिना अरेस्ट वारंट के पकड़ा गया, कोई पंचनामा वंचनामा वो तो बाद में हुआ, मुझे अरेस्ट होने के बाद में ये सब हुआ। मुझे तो घर से उठा के लेके गए, तभी मुझे राइट टू प्राइवेसी, या फिर तभी पुलिस ओवर जीलियस नहीं थी, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बताया। ना जी ना, पूरे महाराष्ट्र भर मेरे अगेंस्ट एफआईआर भरे पड़े हैं, तभी पुलिस ओवर एक्साइटेड, ओवर जीलियस नहीं थी। मेरा विनय भंग हुआ पुलिस के सामने, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मेरी राइट ब्रेस्ट जो है वो दबोची गई। अब वो दबोची गई, मेरा विनय भंग हुआ। ये आप फेसबुक क्या बोल रही हूँ, आप ये ऑनलाइन यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, क्योंकि तभी लाइव रिकॉर्डिंग हो रही थी। तभी वुमेन्स कमीशन ने क्या कहा, रूपाली चाकणकर, एनसीपी की ही है वो, राष्ट्रवादी की, तभी 2 टुकड़े नहीं हुए थे एनसीपी के, एक ही फैक्शन था, एक ही एनसीपी था, एक ही राष्ट्रवादी था। और अभी 2 टुकड़े होके भी ये रूपाली चाकणकर जी जो हैं, ये अजीत पवार जी के गट में आने के बाद भी विमेंस कमीशन ने आज तक मेरी केस को छुआ नहीं है, केस देखी तक नहीं है।
तभी रूपाली जी ने ये कहा था कि हाँ, हम इसकी कार्रवाई करेंगे। हम कार्रवाई नहीं, उन्होंने कहा था हम देखेंगे इस केस में क्या है। कुछ नहीं किया है। पुलिस ने कंप्लेंट तक लिखी नहीं है, तो एफआईआर कहाँ से लिखेगी? विमेंस कमीशन को सारे वीडियोस, सारे एविडेंस हमने दिए हैं। स्टैंडर्ड रिप्लाई मिला है। वो जो रोबो रिप्लाई रहता है ना, विल गेट बैक टू यू आफ्टर वी सी द एविडेंस और व्हाटएवर, आफ्टर वी सी द केस, ब्ला ब्ला, जो भी वो स्टूपिड सा ऑटोमेटेड रिप्लाई रहता है, वो मिला है। रूपाली चाखंडकर जी ने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं, आज तक कुछ नहीं किया है। 3 साल हो चुके हैं। लेकिन स्टैंड अप कॉमेडियंस जो है, ये लिब्रांडो जो है, उनको एंटिसिपेटरी बेल भी मिल जाती है, उनको इंटरिम रिलीफ भी मिल जाती है, उनको केवल समन्स भेजा जाता है, डायरेक्टली घर पे आके पकड़ा नहीं जाता। सब होता है। और क्यों होता है? ये सब होता है क्योंकि वो लिब्रांडोस है। सीधे मुंह कह ही देते हैं अब, क्या छिपाना। ये कुणाल कामरा हंसे थे मुझ पे जब मुझे तुरुंगवास हुआ था। स्क्रीनशॉट देख लीजिए। उन्होंने क्या लिखा है पढ़ा ना आपने? सरकार बदलेगी तब वो खुद जेल जाने के लिए तैयार है, राजी है खुद से। लेकिन जब केस पड़ी तभी भगौड़े तमिलनाडु भाग गए। हिम्मत नहीं है, हम भागे नहीं। हाँ, ये भी बात सही है कि हमें पता ही नहीं था क्या चल रहा है, लेकिन पता भी होता तो भी हम भागते नहीं, क्योंकि हम भगोड़े नहीं हैं। आज भी हम कहीं भागे नहीं हैं, लड़ रहे हैं, हर एक केस लड़ रहे हैं। हम पे 24 केसेस हैं, 24, 24 FIRs एंड 4 NCs। फिर भी हम भागे नहीं हैं, जिसमें से 2 केसेस पे हमें बेल मिली है। हम भागे नहीं हैं, लड़ रहे हैं और जीतेंगे। एक ना एक दिन जरूर जीतेंगे। ये कामरा कहता है कि कामरा की तो बात ही क्या करें। इन्होंने तो एक बार ट्वीट भी किया था, CJI को मिडिल फिंगर दिखाया था उन्होंने। अर्नब गोस्वामी को हैरेस किया है, पत्रकारों को हैरेस किया है। 6 या 7 उनके खिलाफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। फिर भी एक भी मतलब ये नहीं, केस नहीं। ही इज अ फ्री मैन। निधि राजदान ने, जब मैं बाहर निकली तब जुबैर, हमारे जो जू के असवल जी हैं, जो चंदा मांगते हैं एक्स पे, और उनको मिलता भी है, उनको सबसे पहले चंदा ऑल्ट न्यूज़ जब उन्होंने शुरू की थी, इसके बारे में मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ, पर फिर भी मैं रिपीट करूँगी। ऑल्ट न्यूज़ जब उन्होंने शुरू की तब उनको सबसे पहले चंदा दिया था 3 लाख रुपयों का अरुंधति रॉय ने। अरुंधति रॉय काफ़ी फेमस है इन लिब्रांडो को एंटी इंडियन, देश के अगेंस्ट एंटी नेशनल बातें करने के लिए। सबसे पहले वो तो झंडा लहराती फिरती हैं,
अरे भारत छोड़ के कब की चली गई ना, तो चुप बैठो ना। नहीं, उन्होंने सबसे पहले चंदा दिया था। तब जुबैर को भी ये होने वाला था, अटक होने वाली थी, क्योंकि वो तो हमेशा सनातनी हिंदुओं के खिलाफ पोस्ट अपलोड करते हैं, भारत के खिलाफ पोस्ट अपलोड करते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, झूठी कहानियां बताते हैं, रोमांचक कहानियां बताते हैं। लेकिन तभी सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी। एनडीटीवी के जर्नलिस्ट ने उन्हें बाहर निकाला है बेल दे के चंद घंटों में। तब निधि राजदान जी ने हमारा एक इंटरव्यू लेने की सोची। उन्होंने सोचा ये, मैंने कहा ठीक है। तभी उन्होंने मुझे और जुबैर को एक ही रंग में रंगाने की कोशिश की। हमने तो सीधे मुंह कह दिया, भाई हमें एक रंग में ना रंगे, वो अलग है, मैं अलग हूँ। उसके अगेंस्ट वैसे भी इनकम टैक्स ने कई सारे केसेस डाल रखे हैं, कलम काफ़ी है, 3-4 कलम है उनके अगेंस्ट, जुबैर के अगेंस्ट, बिकॉज इनकम टैक्स कुछ भरा नहीं है, दर दर ये घोटाला किया हुआ है। लेकिन ये सारी चीज़ें ये बाहर नहीं लाएंगे जर्नलिस्ट। क्यों नहीं लाएंगे? एंटी नेशनल आखिर ये है क्यों? ये एंटी नेशनल इसीलिए है क्योंकि ये देश का विचार नहीं करते। इनको खुद के बैंक बैलेंस की चिंता है। ये स्वार्थी लोग हैं। पॉलिटिकल पार्टीज लो आप कहीं, या फिर ये जर्नलिस्ट लो, या फिर ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स या स्टैंड अप कॉमेडियंस, जो बंदर, सभी ये लोग, राजदीप सरदेसाई जैसे, निखिल वागले जी जैसे, सारे के सारे झमूरे जो हैं, ये खुद का बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं। उनको देश की कोई पड़ी नहीं है। और सोरोस जैसे लोग इनका बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन अभी की सरकार, उनसे इन्हें कोई फायदा नहीं होता ना, इनके बैंक बैलेंस थोड़ी बढ़ते हैं। कामरा का अचानक बैंक बैलेंस बढ़ गया है। कहता है उसके फैंस ने उसे चंदा भेजा है इसमें लड़ने के लिए, लीगली लड़ने के लिए, लॉयर्स की फीस भरने के लिए उन्हें उनके फैंस ने पैसे भेजे। अरे भाई, हमारे माथे पे छू लिखा है कि क्या? किसको फंसाना चाहते हैं? आई नो गलती से नहीं, मैंने हालांकि पार्लियामेंट्री भाषा इस्तेमाल की है, लेकिन क्या ही बोले, कभी कभी हो जाते हैं। कोई फैन आपको इतने लाखों करोड़ों रुपए नहीं भेजता जब आपको ऑलरेडी एंटिसिपेटरी बेल मिली है। एंटिसिपेटरी बेल कितने में पड़ती है ये मैं आपको बताती हूँ। इसका पूरा का पूरा खर्चा केवल 50,000 होता है। 50,000 छोटी अमाउंट नहीं है। मेरे जैसे लोगों के लिए तो बिल्कुल छोटी अमाउंट नहीं है, लेकिन कामरा जैसे लोगों के लिए 50,000 काफी मामूली ये है, रकम है। और वो भी उनको गवर्नमेंट ने बचाया है, क्योंकि तमिलनाडु में जाके बैठे हैं। तमिलनाडु में किसकी गवर्नमेंट है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और 50,000 ये एंटिसिपेटरी बेल, वो भी SC ST यदि आपके अगेंस्ट केस हो, जिसको ज़्यादा सीरियस माना जाता है, उसके लिए 50,000 होती है। वरना एंटिसिपेटरी बेल फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके लिए 20,000 होती है। 20,000। उनको कोई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी है। क्या बकवास करते हैं ये लोग। लीगल फीस, ये वो। हमसे पूछो लीगल फीस क्या होती है।
राम राज्य वापस आना चाहिए। हाँ जी, वक्फ बोर्ड के बारे में एक बिल तो पास हुआ, धीरे धीरे चल रहे हैं रास्ते पे, लेकिन बिल्स पास होना ना होना पार्लियामेंट के हाथ में होता है, यानी कि मेजॉरिटी सरकार के हाथ में होता है। जुडिशियरी जब तक कॉलेजियम सिस्टम नहीं बदलेगी तब तक नहीं बदलने वाली। ये लोग खुद, हाँ मैं मुंह पे बोल रही हूँ, ये लोग खुद, हाँ काफी पसीना आ रहा है फैन जो ऑफ है, ये लोग खुद पैसे खाने के मामले में फेमस है। ये जजेस, मुंह पे बोल रही हूं मैं, ये भी जमूरे हैं, चंद, सारे नहीं, सारे जजेस ऐसे नहीं हैं, लेकिन उनमें से चंद जजेस हैं जो स्वार्थी हैं। माने सुप्रीम कोर्ट एक कुछ तो वर्डिक्ट दे रहा है, जजमेंट पास कर रहा है, लेकिन हाई कोर्ट में कुछ अलग ही चल रहा है, सेशंस कोर्ट में कुछ अलग ही चल रहा है। आप खुद एक चेन कैसे नहीं बना सकते? कि आपको बनानी नहीं है। इसका जवाब पता नहीं कब मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा हमारी जुडिशरी एक जोक है। जज के अगेंस्ट काफ़ी जजेस हैं जो बायस, एक तरफा जजमेंट पास करती हैं, इसलिए एडवोकेट्स बार काउंसिल के तरफ से कंप्लेंट्स भी लिखते हैं कि ये जज काफ़ी फेमस हैं कि बायस कंप्लेंट्स देने के लिए 200-300 अधिक सिग्नेचर्स बन जाती हैं उस पेटिशन में, तब भी जज को नहीं हटा पाता कोई। इतने सारे एडवोकेट्स आपके अगेंस्ट भी बोल रहे हैं तो भी जज को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इतनी पावर दे रखी है जज के हाथ में। ऐसे जज जिनको पता तक नहीं कि आर्टिकल 21 के हिसाब से मुझे पहले तो फेयर ट्रायल तो दो, नहीं दिया, जजमेंट पास कर दी गई, यू हैव कमिटेड अ ग्रेव क्राइम। ऐसे जज जिनको 66A ये खारिज कर दिया, ये भी पता नहीं कि वही कलम उन्होंने आगे बढ़ा दिया। इनके हाथ में इतनी पावर है, अब क्या ही बोले। बस इतना ही कह सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, क्योंकि हम राष्ट्रीय हैं, राष्ट्र पे हमारा प्रेम है, खुद के बैंक बैलेंस के लिए स्वार्थी नहीं है। मरने से पहले भी देश आता है।